Very good morning, friends. Today we are going to start Indian Contract Act 1872. दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री थी, कैसे कैसे डिफरेंट पीरियड में पहले जब ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ करता था तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न किया जाता था, क्या रूल्स थे, जैसे कि हिंदू पीरियड में क्या था, इस्लामिक पीरियड में क्या था, रोमन पीरियड में क्या था, ये सारा चीज देखा ना। अल्टीमेटली ब्रिटिश पीरियड में क्या चीज था। तो ऑब्वियसली जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 में था। तो इससे पहले हम पहले भी देख चुके हैं कि इससे पहले जो है सो डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट रूल्स जो है सो डिफरेंट लॉ जो है सो इसको गवर्न डिफरेंट वे में इसे गवर्न किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट्स को। और लास्टली जो है सो ये 1872 एक्ट से पहले ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लॉ के हिसाब से, इंग्लिश लॉ के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट गवर्न हुआ करता था। अल्टीमेटली हमने ये चीज देखा कि 1 सितंबर 1872 को ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। ये जो है ये इसका ये एक्ट के फॉर्म में आया, कोडिफाइड फॉर्म में आया, और जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता है। आज के डेट में इंडिया में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न होते हैं वो होते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब आप एक चीज ये देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये नाम से जैसे बताता है कि ये इसका जो जुरिस्डिक्शन है ये कहां होगा, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ये कहां होगा, इसमें क्या होगा, इसकी लीगैलिटी जो है ये किस लेवल तक है, और इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ ये कब हुआ। तो बेसिकली ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में ये लॉ गवर्न होता है, ये लॉ एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं ये वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है। हालांकि 370 के एब्रोगेशन के बाद बहुत सारी चीजों का जो प्रोविजन है वो चेंज हो गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये सब्जेक्ट मैटर है। इट मींस क्या चीज है कि ये एक्ट जो है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ये किन चीजों के ऊपर लागू होता है। जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। एक्ट क्या होता है? एक्ट यानी कि लॉ जो हो जाता है, यानी कि जो ये पार्लियामेंट में, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ द सेंटर, तो ये पार्लियामेंट में इसे जो है हम अप्रूव करते हैं और ये सेंट्रल लॉ बन जाता है। और 1872 इसलिए क्योंकि इस ईयर में जो है ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो इस लॉ का एग्जिस्टेंस का ईयर है वो 1872 में है। डेट मैंने आपको बताया 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट एप्लीकेबल पूरी तरह से हो गया। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो इंग्लिश लॉ था उसे फॉलो किया जाता है। इसमें जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लगभग आपके 11 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने हैं? 11 चैप्टर्स हैं। दूसरी बात क्या चीज कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट करता है इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है इसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे आगे कि ये जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, बेलमेंट का है, प्लेज का है, ये सारी चीजें जो है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो है सो बात करेंगे स्टार्टिंग से। हर एक्ट की तरह इसके भी कुछ डेफिनेशंस पार्ट हैं। इसमें सबसे बेसिक टर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें जो बेसिक डेफिनेशंस कुछ आएंगे, जिस डेफिनेशंस का और जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन सारी चीजों को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक चीज ये समझते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट की बात यदि हम करें तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या कहा जाता है
कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करें तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे सबसे पहले ये चीज होता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को यदि इन जनरल हम लोग समझने की कोशिश करें तो कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सी बात क्या चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में किसी चीज के लिए एग्री होना, इन जनरल टर्म्स दो पार्टी के बीच में किसी चीज के लिए एग्री होना, ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये स्पेसिफिक या ये जो है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फॉर द लेमैन पर्सन ये चीज हम कह सकते हैं कि यदि कोई टू पर्सन सपोज ए एंड बी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट किन चीजों के लिए है, कुछ करने के लिए, यानी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और टू abstain from doing something, abstain from doing something, that is agreement between A and B। एग्रीमेंट यदि सपोज करते हैं कि कोई ए और बी है, जैसे कि मान लेते हैं क्या, कई बार जो है सो हम अपने क्लास में पढ़ते रहते हैं, तो क्लास में पढ़ते हैं, मान लो अभी इसकी क्लैरिटी में हम लोग बाद में जाएंगे, इन जनरल हम ये समझते हैं, सपोज करते हैं कि हमें कोई अच्छा लगता है, कोई दोस्त अच्छा लगता है, तो हम उससे बात करते हैं, लेकिन वो बोलता है क्या, आपका कोई तीसरा भी दोस्त है। मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल कि 3 स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, एक्स और जेड की बड़ी अच्छी दोस्ती है। नाउ कोई एक्स है, वाई है, एक्स इसे भी लाइक करता है, एक्स लाइक करता है किसे, वाई को। नाउ ही वांट्स टू मेक वाई हिज फ्रेंड। अब एक्स चाहता है कि वाई से दोस्ती करे, लेकिन वाई क्या कहती है, तुम्हारा वो दोस्त जो है ना जेड, वो बड़ा ही गंदा लड़का है, आई डोंट लाइक हिम, so if you want to have friendship with me then आपको जेड से दूर रहना पड़ेगा। ऐसा होता है ना स्कूल कॉलेज के टाइम में, बहुत ज्यादा होता है कि यदि आप खास करके कोई बॉय यदि किसी गर्ल के पास जाता है, then he stipulates some condition, ऐसा करोगे तो मैं दोस्त रहूंगी, वैसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, वैसा करोगे तब मूवी देखने जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाता है, एक्स कहता है कि तुम मेरी दोस्त बनो वाई को, वाई कहती है दोस्त तो बनूंगी लेकिन तुम जेड से दोस्ती तोड़ो, ठीक है। तो ये चीज क्या है, और एक्स इस चीज को मान जाता है, कहता है ठीक है जी, आज से तुम्हारे आगे दुनिया खत्म, मैंने जेड से दोस्ती तोड़ दी, भुला दिया मैंने वो सारा बचपन का अपना प्यार, और इससे जो है सो मेरी दोस्ती आज के बाद खत्म, क्योंकि अब तुम ही जो हो वो हो और हम ही दोनों दोस्त हैं, हम ही दोनों सब कुछ है, तुम जो कहोगी वो मानने को राजी हो। तो इन जनरल टर्म्स यहां पे देखिए, एक्स वाई से कहता है कि तुम मेरी दोस्त बनो, तो मैं जो है सो तुम जो कहो वो तैयार है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। तो यहां पे x और y के बीच में एक एग्रीमेंट क्या हुआ, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि x को y कहती है कि तुम्हें z से बात नहीं करना है, और x इसके लिए एग्री हो जाता है, x इसके लिए एग्री हो जाता है। नॉर्मली ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती भी है, तो ये एग्री हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ कि y हैज एब्सटेन्ड x टू टॉक विद z, यानी कि there is an agreement between x and y to abstain from doing something। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट हुआ ये भी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अभी मैं लीगल टर्म में नहीं बात कर रहा हूं, इन जनरल टर्म बात कर रहा हूं। उसी तरह से x ने जो है y को कहता है, फिर कुछ दिनों की दोस्ती चलती है, फिर एक्स वाई को अब अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, घंटों घंटों रात में मोबाइल पे बात होती है। तो ऐसे में अब एक्स भी कंडीशन रखता है, क्योंकि उसने तो उस टाइम में कहा था कि मैं भुला दिया अपना बचपन की दोस्ती। तो अब एक्स ये कहता है कि यदि तुम्हें मेरे से दोस्ती रखनी है, यदि तुम मेरे फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहती हो, देन यू विल हैव टू टॉक विद एक्स एंड
तुम्हें उससे दोस्ती भी करनी पड़ेगी। तब अब वाई करे क्या बेचारी, अदरवाइज ये तो बड़े सारे जो है इसे गिफ्ट दिलाता था, इसके साथ जो है सो खूब मूवी से दिखाता था, खूब ड्रेसेस खरीदता था। तो एक वाई कहती है चलो जेड से बात ही कर लेती हूँ। तो देन again now an agreement between x and y that y will talk to z. This is also a contract because they have agreed on something to do something. तो ये चीज इन जनरल टर्म क्या चीज कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। लेकिन यदि हम लीगल टर्म में जाएं, लीगल टर्म में हम जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है, कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक जो है सो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। अब वो क्या कंडीशन है, ये चीज आपको कहां से क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी कि जो डेफिनेशन दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 क्लॉज एच में, वहां से आपको ये क्लियर होगा, उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके एनालिसिस से क्लियर होगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 2H में, सेक्शन 2 क्लॉज H क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law। तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो इसमें ये चीज देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये 8 वर्ड्स का डेफिनेशन है जिसमें सारी चीजें छुपी हुई है। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या क्या, किस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को आपने समझा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही जानना है। तो ए का मतलब कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को अभी हम कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे उसी को करेंगे। इसका आपको पता है, एन का मतलब एक होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें क्या, एग्रीमेंट, और दूसरा क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अब हमें समझना है कि एग्रीमेंट कहते किसे है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकते हैं। और सिर्फ एग्रीमेंट को समझ लेने से नहीं होगा, हमें एनफोर्सेबल बाय लॉ भी समझना पड़ेगा। तो क्या चीज कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे दो चीजें निकल के आती है क्या, कि एक तो सबसे बड़ी बात डेफिनेशन लिखा हुआ एग्रीमेंट, दूसरा है एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो एग्रीमेंट जब भी कभी होगा तो ए और बी दो पार्टी है, ए और बी दो पार्टी है, तो इन दोनों के बीच में क्या चीज होगा, कुछ एग्रीमेंट होता है। उससे क्या होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं दोनों ही पार्टी के लिए। फ्रेंड्स, एक चीज हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये तो हम लोग लॉ की बात कर रहे हैं, और लॉ जो है वो हमारे सोशल लाइफ को देख करके, ये हमारे सोसाइटी में जो चीजें प्रिवेल है उसी को डिसिप्लिन करने के लिए ही लॉ बनाया जाता है। तो यानी कि उन चीजों को कंसीडर करके ही लॉ बनाया जाता है। अब उन चीजों को कंसीडर करके बनाया जाता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, राइट्स ऑब्लिगेशन, आप सिंपल एक छोटी सी बात समझ लो, इससे आप कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हो कि आप किसी घर में कहीं पे भी एक बच्चा, या आप हो या हम हैं या दुनिया में कोई भी परिवार है, हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में क्या चीज है कि कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, उसकी जितने भी जरूरतें हैं वो कौन पूरी करता है, वो पूरी करते हैं उसके माँ बाप या गार्जियन जो होते हैं, मेनली माँ बाप ही होते हैं, तो वो पूरी करते हैं। ये क्या है कि, और दूसरी बात है कि लॉ जो बनाया गया है, हमेशा लॉ इस चीज से बनाया गया हुआ है कि जिस पर्सन को अभी उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को ऑब्लिगेशन दे दिया गया है। और एज इट इज फर्स्ट टाइम
यानी कि यदि माँ बाप की बात करें और बच्चे की बात करें तो अभी जो स्टार्ट होगा, जब तक कोई भी इंसान बच्चा रहता है तब तक उसके माँ बाप का ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसकी जो आवश्यक जरूरतें हैं, वॉट एवर इज द नेसेसिटीज ऑफ दैट चाइल्ड, दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय द पेरेंट्स. दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द पेरेंट. सो एंड as the child will grow, the child will become more competent, the child will become more efficient, he will grow younger and older, and gradually the child will become more competent and efficient, and the parent will become less, because the efficiency, the competency of the parent will be lesser. तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले जब वो छोटा था तब माँ बाप ने पूरा किया, उसकी जरूरतों को पूरा किया. अब वो बड़ा हो चुका है, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट हो चुका है, वो ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, तो अब जो है ऑब्लिगेशन का पार्ट यहां शिफ्ट होता है और राइट्स के पार्ट जो है वो पेरेंट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं. तो अब उनकी जरूरतें को जो है वो पूरा कौन करेगा? तो वही जो बच्चा कल तक छोटा था अब बड़ा हो गया है, यंग हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, एफिशिएंट हो गया. सो गॉड हैज ऑल्सो क्रिएटेड, और वी कैन से दैट आवर सोसाइटी, आवर कल्चर हैज ऑल्सो डेवलप्ड a type of contract between the parent and the children, between the wife and husband, between girlfriend boyfriend. कोई भी रिलेशन है between the among the society, तो कोई भी रिलेशन है उस रिलेशन में एग्रीमेंट ही होता है, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. इस चीज को आप थोड़ा सा इस पे बेस लेकर के चल के देख सकते हैं. तो सिंपली यहां पे क्या चीज है कि ऑब्लिगेशन और राइट की बात कर रहे थे, मैंने एक चीज बताया. तो यहां पे क्या है कि कहीं पे इंप्लाइड होता है, कहीं पे एक्सप्रेस होता है, कहीं पे किसी तरह से, कहीं पे जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है. तो ये सारी चीजें जो होती है वो एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट कहीं भी होगा दो पर्सन के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन हो, वेदर वो कमर्शियल रिलेशन हो, वेदर वो सोशल रिलेशन हो, वेदर वो फैमिली रिलेशन हो, या वो पर्सनल रिलेशन हो, किसी तरह का रिलेशन हो, उसमें दो पार्टी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. और जैसे ही दो पार्टी हुए तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा. जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो एक का राइट होगा, एक का ऑब्लिगेशन होगा, और वो राइट और ऑब्लिगेशन एक दूसरे के बदले में होता रहेगा, यानी टाइम टू टाइम वो चेंज होगा. और कंसिडरेशन होगा, यानी एक का ऑब्लिगेशन दूसरे का कंसिडरेशन हो गया और दूसरे का ऑब्लिगेशन पहले का कंसिडरेशन हो गया. तो ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी जो हम आगे देखेंगे. तो यहां पे क्या चीज कहा गया है कि एग्रीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट वो है या नहीं है. जितने रिलेशंस की बात हमने किया कि सोशल, फैमिली, पर्सनल, जो भी रिलेशन है उसमें वो इंप्लाइडली है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, बाय नेचर है, किसी भी तरीके से. तो आप देखोगे हर एक रिलेशन में जो है एक एग्रीमेंट तो होता ही है. और एग्रीमेंट इस तरह से, एग्रीमेंट को होने के लिए क्या है, मिनिमम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 पर्संस की जरूरत पड़ती ही है, 2 पर्संस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो ये चीज तो हो गया क्या कि एग्रीमेंट. अब उसके बाद क्या चीज कहते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या चीज है कि जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता हो. एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब क्या चीज हुआ कि जिसको कि लॉ रिकॉग्नाइज करता हो. लॉ रिकॉग्नाइज करता हो का मतलब क्या हुआ, इन द आइज ऑफ लॉ, in case of breach of any terms of the agreement, there should be some consequences which can be into the form of punishment to the breacher of the agreement. यानी कि enforceable by law का मतलब क्या हुआ कि दो एग्रीमेंट जिसको कि कानून की नजर में सही माना गया है कि हाँ इस तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है, और उसमें से एग्रीमेंट के टर्म को तोड़ने वाले को क्या चीज होगा, वहां पे उसे पनिशमेंट किया जा सकता है, या किसी को नुकसान होता है जिस पार्टी को, उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी. तो इस तरह की चीजें जो एग्रीमेंट होंगे उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग दैट इज देयर इज एन एग्रीमेंट व्हिच मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. और इस डेफिनेशन से निकल के क्या क्या चीजें आती है, एग्रीमेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए.
राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या चीज कहते हैं कि एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए, उसके बाद जाके मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां से एक का राइट एक का ऑब्लिगेशन होगा, राइट एंड ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो अब ये आगे भी हम देखेंगे जो कि आपको सेक्शन 10 में भी कहा गया हुआ है कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हम करें तो उसमें सिंपली सी बात क्या चीज कहा गया है कि एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के लिए क्या होगा, फिर दूसरी बात क्या चीज कहता है मिनिमम 2 पार्टीज हैं, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हमने ये डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अब इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या चीज है, सॉरी, सबसे पहला इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, एग्रीमेंट। अब देखिए एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट में सबसे पहला क्या चीज है, एग्री, एग्री होना चाहिए। यानी कि दो लोग हैं वो एग्री होने चाहिए, एग्री होनी चाहिए। तो पहले तो इसका जो अंडर एक्ट जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसकी बात हम कर लें कि जो कि सेक्शन 2 क्लॉज ई में दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज ई में क्या दिया हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming consideration of each other, forming consideration for each other। ठीक है, तो यहां पे क्या चीज है कि देखिए यहां पे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ बाय लॉ की कोई बात नहीं की गई है कि ये एनफोर्सिएबल, एग्रीमेंट होने के लिए उसका एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी होगा वो वही एग्रीमेंट होगा जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। लेकिन एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ ही हो। सपोज करते हैं कि आपने अपनी सपोज क्या करते आपने अब जैसे क्या चीज होता है कि यहां पे आप क्या कहते हो, आप जाते हो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, आपकी फ्रेंडशिप होती है किसी से, आप उसे इंप्रेस करते हो, इंप्रेस करने के लिए वो थोड़ा सा इंप्रेस होती है, फिर आपके लाइक्स डिसलाइक्स आप लोगों को डिस्कस करते हो, फिर वहां पे क्या चीज कहा जाता है, आप पूछते हो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, वो बोलती है मुझे मूवी देखना पसंद है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो इंप्रेस करना है उसे। इंप्रेस करने के लिए आप क्या करते हो वहां पे, तो आप उनको बोलते हो क्या, ठीक है आज अच्छी मूवी लगी हुई है, चलो हॉलीवुड की मूवी लगी हुई है, हम मूवी देखने चलते हैं। आप फर्स्ट क्लास से जाते हो, सोचते हो कि वहां पे हम जाएंगे, पीवीआर में मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, फिर घूमते फिरते दिल्ली के सेंट्रल पार्क से होते हुए सीपी घूमते हुए कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। आप अपना एटीएम कार्ड ले जाते हो, वहां पे पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे बिल्कुल कम है, तो या तो आप वहां पे मूवी देख सकते हो या तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ही पी सकते हो। तो वहां पे आपने अपनी फ्रेंड को तो ये चीज कहा था कि चलेंगे भैया मूवी देखने, मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे और फिर शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग तो दूर की बात है, मूवी या कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न जो है इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, नई नई दोस्ती है, आप वहां पे तो ये जाके बोल नहीं सकते हो कि मेरे पास पैसे हैं, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो। तो मोबाइल जो स्विच ऑफ आप करके बैठ जाते हो तो ये चीज क्या होता है, ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो अब यहां पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, तो क्या आपको सजा दी जाएगी, जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। तो सजा तो मिलेगी लेकिन कानून नहीं देगा, लॉ आपको कोई सजा इस बात की नहीं देगा। सजा आपको कौन देगा, सजा आपकी फ्रेंड देगी, अगले 1 हफ्ते तक आपसे बात नहीं करेगी, तो ये तो सबसे बड़ी सजा हो जाएगी।
तो यहां पे क्या चीज कहते हैं कि एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ ही हो। तो ये क्योंकि जैसे ही एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड देयर इज ए प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बट देयर इज and that agreement must be enforceable by law. But for an agreement, to create an agreement, there is no any requirement for the enforceability by law. इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो enforceable by law भी होना चाहिए। तो एवरी प्रॉमिस आपने प्रॉमिस किया था, चाहे वो आपने तो प्रॉमिस 3 किया था कि मूवी भी देखेंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। यहां पे कंसिडरेशन क्या है कि आप उन्हें मूवी दिखाओगे, आप उन्हें शॉपिंग करवाओगे, यानी पैसे आप खर्च करोगे, दैट इज कंसिडरेशन फॉर हर। एंड आपके लिए क्या कंसिडरेशन होगा? आपके लिए कंसिडरेशन होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बड़ा अच्छा इमेज बनेगा कि बड़ी अच्छी लड़की से दोस्ती हो गई है, बहुत ही जो है सो स्मार्ट हो गया है ये। तो ये चीज क्या है? ये आपके लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन डज नॉट मीन कि वो पिक्यूनरी ही हो, मोनेटरी ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहां पे क्या है? प्रॉमिस भी हुआ या सेट ऑफ प्रॉमिसेस भी हुए, कंसिडरेशन भी फॉर्म हो रहा है, और दोनों के लिए, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन भी हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। इसे क्या कहेंगे? एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E। तो ये चीज क्या है कि इसे एग्रीमेंट कहेंगे। तो आई थिंक दैट यू हैव आल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। अब जैसे यहां पे क्या चीज होता है कि प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस मींस क्या? तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो कहते हैं, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ऑफर या इसे प्रपोजल भी कहते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ऑफर which has been accepted। तो यहां पे क्या चीज होता है? तो ये प्रॉमिस तब तक जो है नहीं होगा। या ऑफर क्या होता है? ऑफर तो आपने दिया, तो यानी कि प्रॉमिस के लिए क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपने अपनी फ्रेंड को कहा कि मूवी दिखाऊंगा, पॉपकॉर्न खिलाऊंगा, उसने वो बोलती है हट पड़े, तो दैट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉमिस। और प्रॉमिस नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा। तो यहां पे क्या चीज है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब होगा तब ये क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन होगा यदि दोनों पार्ट के लिए, तब ये क्या होगा? एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहां पे क्या चीज कहते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब यहां पे इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां की इससे क्लियर होगा आपको कि रमेश ने ऑफर किया अपना टीवी 8,000 में बेचने के लिए श्याम से। 8,000 10 अब 8,000 में तो कौन सा टीवी आता है? सपोज करो कि जो है सो 25,000 में बेचने के लिए किया। श्याम इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पे क्या है कि ये दोनों के बीच में जो है सो अभी एक को टीवी मिलेगा, दूसरे को पैसा मिलेगा, तो कंसिडरेशन हो गया, प्रॉमिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। तो ये चीज क्या होगा? ये एग्रीमेंट कहलाएगा। तो यहां पे क्या चीज है? एग्रीमेंट होने के लिए हमने क्या चीज देखा कि एग्रीमेंट होने के लिए प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस मींस क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये चीज क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। यानी कि एग्रीमेंट को जो है सो हम देखें तो एग्रीमेंट क्या चीज होगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। दूसरी बात है कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए और जिसमें से एक ऑफर देगा और दूसरा इसे एक्सेप्ट कर रहा होगा। पार्ट अब इसमें सबसे बड़ी बात है, एग्रीमेंट के लिए एक और वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस। कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम यानी कि क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड ऑन व्हाट? मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट है आपका, वो क्या होना चाहिए? तो वो क्लियर होना चाहिए। अब पता चला क्या कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपने सोचा क्या कि आपके पास 2 बाइक है, 2 बाइक है और आपने जो है अपने किसी फ्रेंड को बोला कि मुझे बाइक बेचनी है। एक बाइक आपके पास पल्सर है, दूसरी बाइक आपके पास बुलेट है। आपने रॉयल एनफील्ड की जो आती है, आपने बोला कि मुझे 2 बाइक बेचनी है, मुझे एक बाइक बेचनी है। योर फ्रेंड does not have idea that about which bike you are talking
और ही डज नॉट हैव आइडिया दैट यू हैव 2 बाइक्स। आप उस बाइक की कीमत उसे बताते हो 50,000 रुपीज। वो सोचता है कि इसके पास रॉयल एनफील्ड है और ये रॉयल एनफील्ड को 50,000 में बेचने की बात करता है। यू बिकम वेरी हैप्पी और आप कहते हो क्या कि ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं कल 50,000 रुपया लेके आऊंगा और तुम अपनी बाइक पेपर के साथ लेके आ जाना, देन वी विल कंप्लीट द डील। आप अगले दिन अपनी पल्सर बाइक लेके जाते हो, वो जो है और उसके पेपर्स भी लेके जाते हो, वो उधर से 50,000 रुपए लेके आता है। जब वो पल्सर की बात देखता है, जब वो देखता आप बोलता है कि भाई बाइक कहां, तो बोला ये रही बाइक। तो जब बोलता है कि नहीं तुमने तो रॉयल एनफील्ड की बात की थी, तो व्हाट यू विल से, यू विल से कि भैया ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी कि रॉयल एनफील्ड की बात मैंने बोला था बाइक और मेरे पास दूसरी बाइक है, मैं पागल हूं क्या कि जो रॉयल एनफील्ड में 50,000 रुपए में तुम्हें दूंगा, पल्सर लेनी है तो वो लो, बोलता है नहीं। तो यहां पे क्या चीज है कि इवन यहां पे प्रॉमिस हुआ, सेट ऑफ प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है, लेकिन यहां पे क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है ऑन द सब्जेक्ट मैटर। मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज नहीं है। दैट्स वाई दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्रीमेंट। दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में क्या क्या जरूरी है, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेज होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए और मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। तो ये चीजें मींस सेम थिंग सेम सेंस में आप सारी चीजें क्लियर है। तब जब ये करते हो तो यहां पे क्या चीज होगा, इसे क्या कहा जाएगा कि ये एग्रीमेंट है। जैसे मान लेते हैं क्या कि आपके घर में कोई भी पर्सन जो है सो गेस्ट आने वाला है, आपके घर में गेस्ट आने वाला है। पता चलता है क्या कि वहां पे ये बात होती है क्या कि भैया के ससुराल से कोई आएगा, भैया के ससुराल से जो है सो भैया भाभी की जो है सो बहन आने वाली है। आप बहुत खुश होते हो कि बहन, आपको कहा जाता है क्या कि तुम ये सारे काम कर दो, फिर जो है सो भाभी की बहन से तुम्हारी खूब बात करवाएंगे। आप भी बड़े खुश होते हो, आप दौड़ दौड़ के सारा काम करते हो और जब वहां पे आते हो तो होता क्या चीज है कि भैया भाभी की बहन तो आती है लेकिन छोटी नहीं बड़ी बहन आ जाती है। तो वहां पे आपका सारा मूड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। उस टाइम में लगता रहता है मैंने क्यों किया ये सारा काम, ये गलती मैंने क्यों किया। और आप उसके बाद बोलते हो कि नहीं मेरे साथ तो ये चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। तो भाभी भी बोलती है, भैया भी बोलते हैं कि भाई चीटिंग क्या हुई है, जो बोला था देखो रिश्तेदार तो वही है। तो ये क्या चीज है कि यहाँ पे बोले, आप बोलोगे मैंने तो इस वजह से इतना काम किया क्योंकि जो भाभी की छोटी बहन आएगी, वो बोलेंगे कि तुमने ऐसा तो बोला नहीं था, तुमने तो बोला था ठीक है उनकी बहन आएगी तो मैं सारा काम करूंगा, हमने इनकी बहन को बुला दिया। तो ये चीज क्या है, कंसेंसस एड इडम की कमी थी, कमी यहां पे थी। तो इस वजह से यानी कि आपको एक ही चीज देखना है क्या कि अभी हम इसमें नहीं पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट का टाइप क्या होगा, सोशल होगा, लीगल होगा, पर्सनल होगा, क्या होगा। अभी हम सिंपल एक एग्रीमेंट को, इसके टाइप्स में हम बाद में जाएंगे। अभी हम सिंपल लेवल में समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होगा, जिसके लिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या चीज होनी चाहिए, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस होनी चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए दोनों पार्टी के लिए, 2 पार्टी होनी चाहिए और कंसेंसस एट इडम होना चाहिए। देन इट विल बी सेड दैट दिस इज एग्रीमेंट। अब यहां पे क्या चीज कहता है कि एग्रीमेंट इन विच द आइडिया ऑफ बार्गेन इज एब्सेंट, ठीक है, एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सी बात है, हमने पहले ही क्या पढ़ा था कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस क्या चीज है कि जो एग्रीमेंट यहां पे नहीं होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसे हम क्या कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट और नहीं है। तो एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स जो है, उसके बाद जाके जो सोशल सोसाइटी में हमारे दोस्तों के बीच में इस तरह से जो कोई बात होती है तो वहां पे इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जिसके लिए एक बड़ा ही फेमस केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, जो कि आप लोग कई जगह पे पढ़े होंगे। ये ग्रेजुएशन में भी आपने ये केस का डिस्कशन किया गया हुआ है, सीए में भी, सीएस में भी, जुडिशरी हर जगह पे इस केस को डिस्कस किया जाता है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है, बाल्फर वर्सेस
बाल्फर का। ये हस्बैंड वाइफ के बीच का केस है। इसमें क्या चीज होता है कि हस्बैंड जो है वो कहीं बाहर काम करते रहता है, साइक्लोन में वो रहता है कि हस्बैंड वर्किंग ऑन साइक्लोन। साइक्लोन में जो है सो इन साइक्लोन सॉरी सिलोन में जो है सो वो काम कर रहा होता है। सिलोन जो है सो इंग्लैंड से बाहर का है और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई तुम्हें जो है सो मैं घर की देखभाल के लिए घर के खर्चे के रूप में कुछ पैसे हर महीने दिया करूंगा, जो कि इंग्लैंड में रह रही होती है और ये वहां से बाहर रहता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पत्नी तो बेवफा निकली, उसने तो दगा कर दिया, वो तो किसी और के साथ जो है सो ज्यादा खुश हो रही है। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि भैया ऐसी पत्नी को खर्चे में क्यों दूं, जो कहने को तो मेरी पत्नी है, पैसे लेने के टाइम में मेरी पत्नी बनती है और वैसे रियल टर्म में किसी और की पत्नी बनी बैठी हुई है, किसी और की गर्लफ्रेंड बनी हुई है, तो पत्नी दूसरे की गर्लफ्रेंड बने, ये तो बर्दाश्त नहीं होता किसी को। भले ही जो है सो खुद इस तरह का हो कि जो सो पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो वो बोलता है कि भाई मैं तो कमा रहा हूं, मैं तो तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो लो जी अब मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने राइटिंग में जो है इस चीज को लिए बोला था कि जो है सो मैं तुम्हें पैसे देता रहूंगा। सॉरी। तो जब इसे पता चलता है कि पत्नी जी जो है मिसेस वाल्फर जो है ये तो जो है सो बेवफा निकली, ये तो मेरे पीठ के पीछे जो है सो कुछ और कर रही है, तो बोलता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा। और पैसे नहीं दूंगा तो उस केस में बाल्फर जी जो है उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन की बात, जो एग्रीमेंट था वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। तो इस केस में ये सिर्फ क्या माना जाएगा कि एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था और इसमें कोई लीगल बाइंडिंग रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा था। इस वजह से यहां पे ये क्या चीज है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसी तरह से है एग्रीमेंट जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। अब आम जनता के कोई विरोध में यदि कोई पॉलिसी बनाया जाए, चाहे आपस में आप मान लेते हैं क्या कि हम ये कहेंगे क्या कि जो है सो पूरी सोसाइटी में लोग सो रहे हैं और एग्रीमेंट होगा क्या कि तुम एक काम करना कि जब सब लोग 12 बजे रात को सोने लगे तो 12 बजे रात में तुम क्या करो तो खूब जोर जोर से गाने बजाना शुरू कर दो, म्यूजिक सिस्टम चला दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जो है सो पर डे 5,000 रुपए दूंगा। तो और वो बंदा क्या करता है, खुश होता है, बोलता है कि ठीक है हमें क्या है 5,000 रुपया मिलेगा, उसी पार्टी करेंगे और गाना बजा देंगे। 5,000 की पूरी पार्टी करूंगा भी नहीं, 2,000 की कर लूंगा, 3,000 बचा, पार्टी भी और हमारा एग्रीमेंट हो गया। तो दूसरा वाला बंदा है वो क्या करता है कि 1-2 दिन तो देता है, उसके बाद जाके जो है जब आपके पास लोग आता है तो आप क्या बोलते हो कि मुझे तो उसने कहा था। तो ये लोग पब्लिक जो सोसाइटी के लोग हैं वो जाते हैं और उसे पीट देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं दूंगा तुझे पैसे, तूने ऐसे किया। तो देन अगेन यू कैन नॉट डू बिकॉज सच एन एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। दूसरी बात क्या है, यदि कोई इस तरह से एग्रीमेंट करता है, कई बार सोसाइटी में ऐसा होता है कि बच्चे हैं लोगों की आपस में अनबन नहीं हो रही है, तो बच्चे के लिए तो माँ भी बोलती है कि मेरे पास रहेगा, पिता भी बोलता है मेरे पास रहेगा। तो यदि यहाँ पे ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि यदि तुम बच्चे की कस्टडी छोड़ दो तो मैं जो है सो तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तो ये इस तरह का एग्रीमेंट जो है ये भी एग्रीमेंट भाई किसी के मातृत्व या किसी के जो पिता का प्रेम है उस चीज से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हो। इस तरह का एग्रीमेंट जो होगा वो भी वॉइड होगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म नहीं हो सकता है। मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट, शादी तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट। शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट तो लोग करते हैं, लेकिन शादी तोड़ने का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी चीज क्या है कि भाई इतना पैसा लाओगे तभी शादी होगी, नहीं तो शादी टूट जाएगी। तो इस तरह का एग्रीमेंट भी जो क्या होगा वो वॉइड होगा। अगेन क्या है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। भाई आपको ये चीज पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है, फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी ऑफ लाइफ, जो आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में, इन सब चीजों में कहा गया है। तो यदि आप अपने फ्रीडम को रोकने के लिए, उससे को जो है बाधित करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट शैल बी ट्रीटेड एज वॉइड। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी आपको पता है कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है कि आपको जो ट्रेड हो, जो प्रोफेशन हो, वो चीज आप अपना सकते हो, इसके लिए आपको किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। तो यदि कोई इस तरह का ट्रेड, इस तरह का एग्रीमेंट करे कि हम ये व्यवसाय नहीं करेंगे, ये ट्रेड अपनाएंगे नहीं, तो ये भी क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। लेकिन जो एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है वो कुछ सिचुएशंस में वैलिड होते हैं
और उस एग्रीमेंट को लीगल करार दिया जाता है। जैसे कि गुडविल का सेल होता है। अब गुडविल का सेल जो होता है, गुडविल जो है ये बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल असेट है। ये क्या है? इंटेंजिबल असेट है। यानी कि गुडविल का मतलब क्या हुआ कि वर्षों से आपने बिजनेस जो किया और बिजनेस का जो नाम कमाया। सपोज करते हैं क्या कि कोई बड़ी कंपनी है, टाटा की है या रिलायंस है या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनी है। टाटा जब अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड बेचेगा तो उसके बाद जाके जो पर्सन रहेगा वो उसको मशीन नहीं लेता है। आज के डेट में सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं क्या कि आप ये चीज कह सकते हो कि बिस्लेरी का पानी है। बिस्लेरी का पानी है, आज के डेट में 99% जो लोग होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि पानी जो बोतल में है वो पैक्ड बोतल में जो है वो उसमें कितना मिनरल्स है, कितना क्या है, नहीं है। लगभग लोगों को, आम लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन वो बिस्लेरी का बोतल देखते हैं, बिस्लेरी का लोगो देखते हैं और वो बड़े आराम से पानी को 20 रुपए देते हैं 1 लीटर के लिए, खरीदते हैं और उसे पीते हैं। तो ये क्या चीज है? ये जो बिस्लेरी ने गुडविल कमाया है। गुडविल यानी कि जो अपना इमेज कमाया है। तो उसको यदि फिर बिस्लेरी तो क्या थी? बिस्लेरी तो इटली की कंपनी थी और उसी नाम से बिस्लेरी ने क्या किया, बाद में इसे पार्ले को बेच दिया। तो ये अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता था कि जो है पार्ले ने उसको खरीदा हुआ है, क्यों? पार्ले का तो अपना दूसरा प्रोडक्ट भी आता है बेली, तो नहीं पता था। तो ये चीज क्या है, वो बिस्लेरी के नाम पे ही बिक रहा था। तो अब जो बिस्लेरी के एक्चुअल इटालियन ओनर थे, नाउ इट मे बी एन एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ लॉ, और ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा कि भैया अब आप बिस्लेरी वर्ड यूज नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुडविल। उसी तरह से जो है क्या है कि पार्टनर्स एग्रीमेंट। कई बार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये राइट दिया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि 2 पार्टनर मिलके, 3 पार्टनर मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली इफ दे आर पार्टनर्स दे विल नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस। तो इसमें यदि कोई पार्टनर अलग होता है तो उनके बीच में ये पार्टनरशिप डीड में ये चीज लिखा जा सकता है कि यदि कोई भी इन द केस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी पार्टनर दे विल नॉट solicit the customer of the existing business, इस तरह का हो सकता है। और they will not do such type of business with the particular type of the customer or clients। तो ये सब चीजें हो सकती है क्योंकि इससे इस बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा क्या चीज है, तो ये जो भी है इस तरह के जो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के भी जो एग्रीमेंट होंगे यूजुअली नहीं वैलिड होगा, लेकिन इन केसेस में वैलिड माना जाएगा। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइड माना गया है। जो अब इसमें आगे हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि कहा गया कि यदि आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट विद माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जैसे कि लुनेटिक हो गए, या एलियन एनिमी है, या कोई डिस्क्वालिफाइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो ये कुल मिला के ये चीज कहेंगे कि सेक्शन 11 में दिया हुआ है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वहां पे सिंपली ये चीज दिया, ये नहीं दिया गया होगा कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रीजन भी, यदि उतना लंबा लिस्ट वो लिस्ट निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो छोटा लिस्ट निकाला गया कि दीज पर्संस आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय देम शैल बी कंसीडर्ड एज void ab initio। However, there are certain exceptions, we will discuss it there। तो ये चीज है कि यदि कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। इसी तरह से यदि कंसेंट फ्री नहीं है, कि कोई मिस्टेक या जो है फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन, इसके इन्फ्लुएंस में आकर के, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पढ़ोगे अनड्यू इन्फ्लुएंस का, खास करके जो सेक्शन 16 में पर्दा नसी वोमेन का, तो इस तरह से जो है सो ये चीज क्या है कि इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल हो,
यानी कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो होनी ही चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है तो वो सिंपल सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। कंसीडरेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है, तो देयर शुड बी समथिंग। यदि कंसीडरेशन नहीं है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कंसीडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वी विल डिस्कस इट व्हेन वी विल डिस्कस कंसीडरेशन इन डिटेल। पर अभी हम ये समझते हैं कि जहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। तो ये चीजें क्या चीज है कि कुछ एग्रीमेंट में भी कंसीडर सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शन। वही मैंने बताया कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल रिलेशंस, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये भी वर्ड एग्रीमेंट होता है। तो यहां पे ये हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये चीज हमने देखा। अब एक थोड़ा छोटा सा डिस्टेंस यदि डिफरेंस हम देख लें तो डिफरेंस क्या क्या चीज है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, कि ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। सिंपली ऑफर और एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट जब तक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट may not create legal obligation but contract shall always create that. Every agreement may not be a contract but every contract shall be an agreement. Agreement is not concluded or a binding contract. Contract is concluded and binding on the concerned parties. तो ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात हमने देखा। इससे जो है सो हमने अभी छोटा सा देखा है। फर्दर हम देखेंगे क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी में आगे ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन सारी चीजों को भी हमें देखना है, वन बाय वन करके देखेंगे। टिल देन आई सपोज कि एंड आई होप कि आपको जो दो चीजें हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। बाल्फर वर्सेस वाल्टर का जो केस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट का माना जाता है कि which does not create a legal relationship। इस केस को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है अब तक जितना बताया। सो आई होप दैट everything is clear and till then goodbye, we'll meet in next class. Thank you.